हैं। दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने की जब हमारी आकांक्षा होती है तो सदियों से, आज ही नहीं सदियों से ये बंदरगाह हमारी जीवन रेखा रहे हैं अर्थव्यवस्था की। कोई भी व्यापार हम इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से सदियों से करते आ रहे हैं। आज कोई नहीं, जब से नौ परिवहन का विकास हुआ, जब से दुनिया व्यापार की दिशा में आगे बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं दूर हुई, देश आपस में मिलने लगे, तब से हम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो कर रहे हैं वो इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में भी जहां हम एरोप्लेन से उड़ते हैं, तमाम अन्य साधन भी आ गए हैं परिवहन के, उसके बावजूद भी हमारी डिपेंडेंसी, हमारी निर्भरता ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम बंदरगाहों पर क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। बंदरगाहों पर हमारी आश्रिता बढ़ जाती है। जैसे ही बंदरगाहों पर हमारी आश्रिता बढ़ती है तो बंदरगाहों की उपयोगिता बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? तो बंदरगाहों की उपयोगिता स्वाभाविक तौर से बढ़ जाती है। जो आप यहाँ पर समुद्र तट देख रहे हैं, ये आपका भारत का समुद्री तट है, भारतीय उपमहाद्वीप का समुद्री तट है। कहीं ना कहीं एक बड़ा समुद्री तट भारत क्या करता है, कवर करता है पूरे विश्व में। 7,516 किलोमीटर का लंबा समुद्री तट भारत के साथ क्या करता है, लगता है। ये भारत के लिए, अपने लिए बहुत सम्मान की भी बात है और साथ ही साथ ये भी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखते हैं भारत का एक विस्तृत तट है, एक विहंगम तट है। 7,516.5 किलोमीटर लंबा है। अगर सारे को मिला दें, हम द्वीपों सहित मिला दें, अगर हम मुख्य भूमि की ही देखें तो 6100 किलोमीटर तक का ये विस्तृत तट भारत को प्राप्त होता है और इन्हीं तटों पर हमारे बंदरगाह अवस्थित हैं। इन्हीं बंदरगाहों में से कुछ हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं जिन्हें हम प्रमुख बंदरगाह कहते हैं, और कुछ इसमें से क्या है, गौड़ बंदरगाह हैं। जब बंदरगाहों की संख्या पर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में आता है कि हमारे देश के अंदर में 13 बंदरगाह ऐसे हैं जो प्रमुख हैं, जहां से प्रमुख तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है, कमर्शियल दृष्टिकोण से जिनका व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ऐसे बंदरगाहों की संख्या कहीं ना कहीं 13 है। कुछ समय पहले तक हमारे पास बंदरगाहों की संख्या 12 थी, प्रमुख बंदरगाहों की, लेकिन हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आयाम को बढ़ते हुए देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी क्या कर दिया, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, पोर्ट ब्लेयर को भी एक प्रमुख बंदरगाह के दर्जे प्रदान कर दिए। तो ऐसे में हम जब देखते हैं बंदरगाहों की संख्या तो कहीं ना कहीं हमारे पास 13 बंदरगाह प्रमुख हैं और 200 बंदरगाह हमारे कैसे हैं, गौड़ बंदरगाह हैं। 200 बंदरगाह, तो हम इन्हीं प्रमुख बंदरगाहों के विषय में यहां पर जानकारी हासिल करेंगे और इनके विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन बंदरगाहों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ऐसे में जब हम देखते हैं तो यहां से शुरू करते हैं तो आपका कांदला बंदरगाह आपके कहां पर है, ये आपके गुजरात में है। गुजरात सदियों से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र रहा है। आपने देखा कि 16वीं शताब्दी में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सबसे पहले उन्होंने कहां पर अपना सर्वे किया, सर्वे करवाया, सूरत में, क्योंकि सूरत पहले से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर कांदला बंदरगाह है और कांदला बंदरगाह से यहां जो भी सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात में जो भी उत्पादन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ क्या कर पाता है, कांदला बंदरगाह के माध्यम से जुड़ पाता है। यहीं से हम आयात और निर्यात कर पाते हैं। इसलिए आप देखते हैं जब भारत में इंडस्ट्री का सेंट्रलाइजेशन देखेंगे, औद्योगिकरण का सेंट्रलाइजेशन देखेंगे कि कहां पर औद्योगिकरण ज्यादा है, किन राज्यों में कम है, ऐसे में गुजरात कहीं आपको अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके पास एक अच्छा बंदरगाह है। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं ये प्राचीन काल से ही हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ क्या रहा है, जुड़ा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपना करता रहा है। और आज भी गुजरात में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो आपको इसी कांदला बंदरगाह से देखने को मिलेगा। गुजरात के बहुत सारे एनआरआई विदेशों में जाकर के काम करते हैं। ये ऐसी स्थिति कैसे बनी, इसी कांदला बंदरगाह उस सबके लिए जिम्मेदार है। अगर ये कांदला बंदरगाह नहीं होता
तो हम दावे के साथ कहते हैं गुजरात के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ इतना नहीं जुड़ पाते। इतने बड़े बड़े उद्योगपति जो विदेशों में हैं, अफ्रीका से लेकर के मध्य एशिया के तमाम राष्ट्रों में, कनाडा और यूरोप के तमाम राष्ट्रों में मौजूद हैं आपके गुजरात के नागरिक, इसका सबकी देन कहीं ना कहीं ये कांडला बंदरगाह है। इसी आर्थिक गतिविधि के साथ उन लोगों ने जुड़े और उनके अवसर खुलते चले गए और वो विदेश की तमाम धरती पर जाकर के आज क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। गुजरात के गांव का जब आप स्थलीय सर्वेक्षण करेंगे तो आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विदेशों में काम करते हैं। और ऐसा नहीं, वहां अच्छे प्रतिष्ठित कार्यों में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, हीरे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अफ्रीका वगैरह में बड़े बड़े माइनिंग सेक्टर में लगे हुए हैं। तो ये सबके लिए उत्तरदायी कौन है? ये कांडला बंदरगाह है। इसे हमें व्यवहारिक तौर पर समझ करके रखना होगा। ये खंभात की खाड़ी में ऐसा आपका बंदरगाह मौजूद है और इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सदियों से ये केंद्र रहा है। उसके बाद आपका ये मुंबई आता है। आप सभी लोग जानते हैं मुंबई भारत की क्या है? आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी, कैपिटल ऑफ इकोनॉमिक्स, भारत की आर्थिक राजधानी है आपकी मुंबई। और आपकी मुंबई का ये जो बंदरगाह है, ये कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल। प्रकृति ने ही इसे बंदरगाह के रूप में तब्दील कर दिया था। इसे बनाने की कोई आवश्यकता भारत सरकार को नहीं पड़ी। आप सोचिए, बंदरगाह को प्रकृति ने ही बना दिया था कि आइए भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहीं से शुरू होगी, आइए सब लोग, भारत के लोग यहीं पर जुड़ जाइए। प्रकृति ने ही ऐसा अवसर दिया मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, और ये बंदरगाह बना करके महाराष्ट्र के लोगों को दिया। और फिर यहां पर आप देखते हैं इस तरीके से व्यापार होता है। और मुंबई इंडस्ट्री का हब बना हुआ है कि नहीं? कहीं ना कहीं बना हुआ है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। आपकी आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। सारा का सारा भारत का पैसा कहां से संचालित हो रहा है? मुंबई। तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिष्ठित कार्यालय, मुख्यालय मुंबई में स्थित है, क्योंकि भारत की आर्थिक राजधानी है। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। राजनीतिक राजधानी आपकी कौन है? न्यू दिल्ली। दिल्ली मत कहिएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली आपकी कैसी राजधानी है? आर्थिक राजधानी है। और फिर यहां पर हम जब बात करते हैं तो आपका ये प्राकृतिक तौर पर भगवान ने ऐसा बना दिया था, और फिर इस पर इतना लोड पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता के बाद, उसके पहले तक आप देखेंगे इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र क्या बना हुआ था? कोलकाता बना हुआ था। पूर्वी भारत का कोलकाता बना हुआ था प्रमुख आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। लेकिन आप देखते हैं स्वतंत्रता के बाद से वहां पर तमाम प्रकार की ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं रही, जिसकी वजह से, और भारत सरकार की कुछ ऐसी नीतियां रही, जब आप इसका गहराई से मूल्यांकन करेंगे, जिसकी वजह से यहां की सारी इंडस्ट्री यहां करके क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। और पहले लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से कहां कमाने जाया करते थे? कोलकाता, रंगून कमाने जाया करते थे। अर्थव्यवस्था का आधार यह दिशा थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के आधार की दिशा कौन हो गई? बदल गई पूरी तरीके से। राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें, इन सब में क्या करते? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी व्यवस्थाएं कैसी हैं? तो कहीं ना कहीं यहां पर उद्योगपतियों के फलने फूलने, मैं उद्योगपतियों का समर्थन नहीं करता, लेकिन यहां फलने फूलने का उन्हें अवसर मिला। तो इस कारण से कहीं ना कहीं यहां पर उद्योगपतियों ने क्या लगाए? अपने उद्योग और व्यापार लगाए, जिसकी वजह से यहां पर क्या बढ़ता गया? उद्योग बढ़ता गया निरंतर रूप से। उद्योगपति आज के समाज की कहीं ना कहीं क्या है? जरूरत भी है। लेकिन हां, उनको एक व्यवस्था के तहत सरकार को क्या करना चाहिए? संचालित करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, निरंकुश नहीं छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल निरंकुश। उद्योगपति हमारे यहां टाटा भी थे, बिरला भी थे, चिंता करते थे लोगों की, देश के गरीब लोगों की, देश के गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई की चिंता किया करते थे। ऐसे उद्योगपति को आवश्यकता है भारत में, जो भारत के नागरिकों की चिंता करे, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खोले, इन सब में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करे। मात्र धन पशु की तरह नहीं कि केवल पैसा क्या करे? कलेक्ट करे, समाज से कलेक्ट करे। तो ऐसे उद्योगपति होने चाहिए जो अपना क्या करे? सोशल उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करे। कुछ यहां पर ऐसी नीतियां नहीं जिसकी वजह से यहां की सारी अर्थव्यवस्था यहां पर आकर शिफ्ट हो गई। और जब मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह पर दबाव बढ़ने लगा, बहुत सारी कंपनियां आ गई,
उसके बाद भारत सरकार ने सोचा कि एक हमें नवीन बंदरगाह का निर्माण करना चाहिए। तो भारत सरकार ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके यहां पर क्या बनाए, एक नवीन बंदरगाह बनाया, नेहवा सेवा बंदरगाह। ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसे प्राकृतिक रूप से नहीं, ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के भार को क्या करने के लिए, कम करने के लिए इस बंदरगाह का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यहां से ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोलकाता में पहले सारी इंडस्ट्री थी, वहां से शिफ्ट होकर के सारी इंडस्ट्री आ गई मुंबई में। मुंबई बंदरगाह पर दबाव बढ़ने लगा, खूब ज्यादा सामान आने लगा, आयात निर्यात होने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, दबाव बढ़ने लगा जब मुंबई बंदरगाह पर। तब हमारे लीडरान ने, देश का नेतृत्व करने वाले लोगों ने यह सोचा कि कहीं न कहीं क्या किया जाए, एक बंदरगाह का और निर्माण किया जाए, जिसकी वजह से मुंबई पर बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके। और ये फिर बड़ा बंदरगाह यहां पर आपका नेहवा सेवा बनाया गया। ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं गोवा में, गोवा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का केंद्र रहा है। तमाम विदेशी शक्तियां यहां भी कहीं ना कहीं अपना, तो यहां मौजूदगी रही है उनकी। तो कहीं ना कहीं मार्मा गोवा बंदरगाह से भी क्या होता है, व्यापार आज भी होता है। और फ्रांस, डच, पुर्तगाली ये सब भी थे, तब भी यहां पर व्यापार होता रहता था। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की कंपनियां भारत में पहले जो भी कंपनियां आई थी, किस मार्ग से आई, समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से आई और इन्हीं तटों पर आकर के रुकी। वो व्यापार करने आए थे। व्यापार करते करते जब बहुत सारा धन उन्होंने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तब उन्होंने भारतीय समाज को पढ़ना, इसकी मानसिकता को पढ़ना चालू कर दिया। और भारतीय समाज की मानसिकता को पढ़ करके सारा समझ गए। और धन उनके पास था ही, तकनीकी उनके पास थी ही। उसके बाद फिर राजनीतिक सत्ता को क्या कर लिया, हस्तगत कर लिया। अपने हाथों में धीरे धीरे क्या करते गए, लेते चले गए। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऐसा हुआ है, इट इज क्लियर। और फिर आप देखेंगे वो सब व्यापारी लोग थे, व्यापार करने के लिए आए थे, अपने अपने देश में चल रही सरकारों से अनुमति लेकर। हम वहां पर जा रहे हैं, हमारी सुरक्षा की थोड़ा आप गारंटी रखिएगा। महारानी एलिजाबेथ को थोड़ा सा जैसे आश्वासन देकर के माता पिता को आप जाते हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, उनके संज्ञान में रहे। तो वहां की महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ थी। तो वहां की गार्जियन थी, उन्हें बता करके वो लोग आए थे वहां की संसद को कि हम भारत में व्यापार करने जा रहे हैं, कोई अड़चन वगैरह आएगी तो हमें क्या करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आए यहां पर व्यापार करने। और भारत उतना व्यापारिक दृष्टिकोण से चालाक राष्ट्र था नहीं, जो वास्तविकता उसको कहने में कोई वो नहीं है। तो ऐसे में वो चालाक व्यापारी आए, फिर यहां पर ऐसे ऐसे अपना व्यापार करते करते अर्थव्यवस्था पर पूरा अपनी पकड़ बना ली। और फिर यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले अकबर के दरबार में व्यापारी आया, फिर जहांगीर के दरबार में, और फिर पूरी परमिशन लेकर के भारतीय सत्ता को ही क्या कर दिया, पलट दिया। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। अर्थ का बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं होता है। तो इस तरीके से हमें इसको ध्यान में रखना है। यहां पर हमारा क्या है, ये मार्मा गोवा है। और फिर आपका न्यू मंगलोर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह यहां पर आपको देखने को मिलेगा, आपके कहां पर, तमिलनाडु में। और फिर यहां पर आपके केरल में कोचीन बंदरगाह देखने को मिलता है। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आप देखते हैं, जब इस तट पर देखें बंदरगाहों को, तो कहीं ना कहीं आपका जो बंदरगाह है वो कौन सा है, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह बिल्कुल समुद्र से नहीं लगता है, बिल्कुल समुद्र से नहीं लगता ये बंदरगाह। ये बंदरगाह कहां पर, देखिए अंदर में है कि नहीं है, अंदर में है। एक हुगली नदी वहां से निकाली गई, नदी निकाली गई है। ये कृत्रिम नदी है, खोद करके नहर टाइप बनाई गई है। और इसको कैसे, कोलकाता शहर पहले अंग्रेजों के जमाने में आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यहां से बहुत सारे आर्थिक व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ करते थे। और कोलकाता में अंग्रेजों ने अपनी कोठी वगैरह बना करके रखी थी। तो आप देखेंगे, और यहां से ये पूरे, जब आप विश्व मैप पर देखेंगे तो यहां तक म्यांमार वगैरह सब जगह अंग्रेजों का प्रभुत्व था। वहां पर यहां से नियंत्रण स्थापित करते थे वो, दक्षिणी पूर्वी एशिया के तमाम राष्ट्रों में। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कोलकाता एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। और कोलकाता से यहां पर एक नदी बनाई गई नहर के स्वरूप में, और इसे ला करके कहां पर जोड़ दिया गया, समुद्र के तट से जोड़ दिया गया। तो कोलकाता एक बंदरगाह हुआ कि नहीं हुआ, कोलकाता एक बंदरगाह हो गया। उसके बाद यहां पर एक हल्दिया बंदरगाह का विकास हुआ, और इसे भी हम लोग यहां पर देखने को मिलता है, कोलकाता के भार को कम करने के लिए। लेकिन अब तो सारा भार ही कोलकाता से कम हो गया है, कोई भार ही नहीं है। कोलकाता इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से मृत, एक होता है इंडस्ट्री का डेड हो जाना, जैसे
डेट्रॉयट अमेरिका में कभी कार उद्योग का क्या होता था, केंद्र होता था, लेकिन वहां की कुछ ऐसी कमियों की वजह से वो क्या हो गया, कार उद्योग वहां से समाप्त हो गया। तकनीकी के साथ उन लोगों ने अपने आप को मेल मिलाप नहीं कर पाए, पीछे हो गए, और वो शहर कैसा हो गया, मृत शहर हो गया, वहां खंडहर ही खंडहर है। वही स्थिति कहीं ना कहीं आपको कोलकाता को देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां की राजनीतिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यहां पर शासन था, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन तो ठीक है, गरीबों की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्री को भी बैलेंस बना करके रखना बहुत जरूरी होता है। जब वो उत्पादन करेंगे तो मजदूर उसमें काम करेंगे, तो वो भी अपना क्या पाएंगे, पैसा पाएंगे, ऐसे अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। तो दोनों का सामंजस्य संतुलन नहीं स्थापित कर पाई सरकार, बस इतनी ही कमी है, जिसकी वजह से यहां उद्योग शून्यता की अवस्था आ गई, और उद्योग शून्यता की अवस्था आ गई तो सारा वैभव जो कोलकाता का कभी हुआ करता था, आप खुद महसूस करते होंगे कि आपके गांव में एक दो लोग जो बुजुर्ग होंगे कोलकाता कमाने गए थे कि नहीं गए थे। क्या नई पीढ़ी जाती है? कोई नहीं, कोलकाता की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं अवसर, उद्योग शून्य हो चुका है। इस आधार पर, व्यवहारिक आधार पर इसे हम समझने का प्रयास करें तो यहां पर बहुत ज्यादा आंदोलन होते रहते थे आए दिन कंपनियों फैक्ट्रियों में। तो रोज ट्रेड यूनियन के आंदोलन वगैरह होने से सब उद्योगपति कहे कि बंद करो यहां से, चलो अब कहां, जहां हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, सब लोग वहां चले गए। अब कलकत्ता वाले झोला लेकर के भाग भाग करके बंबई आ रहे हैं कमाने, खुद जो वहां पर ऐश कर रहे थे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपको पहले पश्चिमी बंगाल के लोग बाहर कमाने नहीं जाते थे, लेकिन अब पश्चिमी बंगाल के लोग दक्षिण भारत भाग रहे हैं, यहां भाग रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, सूरत आ रहे हैं कमाने, क्योंकि कुछ रह ही नहीं गया, तो अब उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो और फिर आप यहां पर देखेंगे, आपके उड़ीसा के पास एक आपका बंदरगाह है। ये बंदरगाह कैसा है? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह है आपका, ये उड़ीसा के तट पर है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ अंदर में है कि नहीं है? अंदर में आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ है। झारखंड और छत्तीसगढ़ आपका लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टिकोण से बहुत संपन्न है। यहां पर खूब ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है, ओर्स, आयरन ओर्स का उत्पादन यहां पर होता है, लौह अयस्क का उत्पादन यहां पर बहुत ज्यादा होता है। और ये सारे के सारे लौह अयस्क यही पारादीप बंदरगाह पर लाए जाते हैं, कच्चा लोहा, और यहीं पर बड़ी बड़ी नावें लगी होती हैं। इन नावों पर एक कच्चे लोहे को लाद करके कहां भेज दिया जाता है? जापान। जापान जापान यहां पर एक राष्ट्र है, वहां जापान भेज दिया जाता है। छोटा सा राष्ट्र है, होकैंडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, 4-5 द्वीप मिला लेंगे, उतना ही बड़ा राष्ट्र है आपके यूपी उत्तर प्रदेश के 10 से 15 जिले के बराबर जापान। और जापान क्या कर रहा है? भारत की जिम्मेदारी ले रखा है कि आप कच्चा लोहा अपनी खान से निकाल करके हमें दे दो, और हम फिर आपको अच्छा इस्पात बना करके आपकी मार्केट में हाई प्राइस में क्या कर देंगे? बेच देंगे। ऐसी भारत को क्या दिया है? गारंटी दिया है, क्योंकि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि भारत के पास शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, यहां के बच्चे अच्छे माइंड के नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी को क्या कर सके? जन्म दे सके। रटंत विद्या जपंत माला वाली शिक्षा पद्धति है भारत में। तो आप लोगों की गलती नहीं, विद्यार्थी समाज की गलती नहीं, नीति नहीं अंततः, नीति जो बनाने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर लैकनेस है। तो इस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। आप अपने कच्चे लोहे को, जैसे ब्रिटेन के लोग कच्चा माल ले जाते थे और फिर पका पकाया माल बना करके ला करके हाई प्राइस में बेचते थे कि नहीं? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं ये बात? अंग्रेज लोग यही तो करते थे भारत में व्यापार, क्या और कुछ करते थे? अंग्रेज लोग यही करते थे, भारत के कच्चे माल को ले जाते थे और फिर बना बनाया माल ला करके हाई प्राइस की मार्केट में बेच देते थे, और सब लोग खरीद लेते थे। भारत का पैसा कहां चला जाता था? जाकर ब्रिटेन में घनस जाकर के गिर जाता था। तभी जब आर्थिक रूप से संपन्न हो गए सारे व्यापारी, तो व्यापारियों ने कहा कि हम क्यों ना राजनीतिक सत्ता पर यहां पर काबिज हो जाएं, जब हम आर्थिक रूप से संपन्न हैं। फिर ऐसा उन्होंने अपना माइंड गेम खेला। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं आज यहां भी देखने को आपको मिल रही है। आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, भारत के पास अपनी निजी वातायन भट्टियां ऐसी उच्च ग्रेड की नहीं है जिसमें लौह अयस्क को प्रसंस्कृत करके क्या बनाया जा सके? शुद्ध लोहा बनाया जा सके, मजबूत इस्पात बनाया जा सके।
हमारा भारत किस पर डिपेंड है? जापान के ऊपर निर्भर है, एक छोटे से राष्ट्र के ऊपर। तो यह बात हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि और कुछ है? यह हमारे लिए सम्मान और गौरव का विषय नहीं हो सकता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें, इसी पारादीप बंदरगाह से जापान के लिए सारे लोहा लोग ऐसे बैठ करके आराम से भारत की तरफ ऐसे ताकते हुए फिर मिलेंगे, बाय बाय टाटा, फिर आएंगे कभी। जब जाकर के वहां बढ़िया उनका प्रसंस्करण हो जाता है, फिर वही भारतीय मार्केट में आकर के आपको हाई प्राइस में आपका सारा पैसा ले जाकर के जापान में शिफ्ट कर देते हैं। जो विदेशी मुद्रा भंडार है कम होगा कि नहीं आपका, तो आप धीरे धीरे गरीब राष्ट्र हो जाएंगे। यही तो खेल होता है। आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार जो मेहनत से कमा रहे हैं लोग, वो इसमें चला जाएगा, जापान उठा ले जाएगा। फिर आपके यहां बुलेट ट्रेन जापान बनाने का प्रोजेक्ट देगा कि हम आपको बुलेट ट्रेन बनाने का अभयदान देते हैं, आपके यहां बुलेट ट्रेन बनाएंगे। और फिर कहता है बुलेट ट्रेन बनाएंगे जरूर, लेकिन इसे 50 साल गिरवी रखेंगे। क्या करेंगे? 50 साल इसे गिरवी रखेंगे, बस यही इतनी शर्त है। और 0.5% ब्याज लेंगे। हजारों करोड़ रुपए में आपकी बुलेट ट्रेन बनती है, तो 0.5% ब्याज बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? ऐसे में आप देखिए, बुलेट ट्रेन भी भारत में बनाने का ठेका जापान। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसा भारतीयों को, सभी भारतीयों को सोचना चाहिए कि हम कैसा करें कि हमारे यहां ऐसा हो जाए। हम जापान पर क्यों निर्भर रहे, हम आत्मनिर्भर बन जाएं हर मामले में। तो ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। फिर यहां पर आप देखेंगे, आपका एक विशाखापत्तनम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह, बचपन से इसका नाम सुनते आ रहे हैं आप लोग, आंध्र प्रदेश में है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। और फिर यहां पर आप आते हैं तो एन्नोर बंदरगाह है, और यहां पर फिर आपका चेन्नई बंदरगाह है, और फिर यहां पर आपका कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और आपका यहां पर कहीं ना कहीं विशाखापत्तनम कहां पर चला जाता है? आंध्र प्रदेश में चला जाता है। यह बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इट इज क्लियर। और आपके चेन्नई बंदरगाह पर ज्यादा भार बढ़ रहा था, ज्यादा भार, ज्यादा वजन पड़ रहा था। इसी कारण से क्या कर दिया गया? तूतीकोरिन एक अलग बंदरगाह, जैसे वहां पर आप देख रहे हैं मुंबई को भार को कम करने के लिए क्या बनाया गया? नेहवा सेवा। लेकिन तमिलनाडु भी अपना काफी औद्योगिक दृष्टिकोण से वहां पर आगे है। आप देखेंगे तमिलनाडु में, तो यहां पर भी क्या होने लगा? चेन्नई पर जब ज्यादा भार पड़ने लगा, तो तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार से गुजारिश की। ये सब भारत सरकार के अंडर में होता है ना? ये बात ध्यान में रखनी है। तो भारत सरकार ने यहां पर एक और बंदरगाह बना दिया कि आप लोग आराम से अपना व्यापार करें, उद्योग करें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ जुड़े, भारत को मजबूत बनाएं। और फिर भारत सरकार ने यहां पर अंतरराष्ट्रीय पोत का दर्जा दे दिया। पोर्ट ब्लेयर को अंतरराष्ट्रीय पोत का दर्जा देने का मतलब है यहां पर बहुत सारी सुविधाएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और भारत सरकार यहां क्या देगी? बहुत पैसे देगी इसके विकास के लिए, इसके विस्तृतीकरण के लिए, इसके विस्तारीकरण के लिए, इन सारी चीजों के लिए यहां पर पैसा जाएगा। तो आपके पोर्ट ब्लेयर भी, यहां पर बहुत सारे जनजाति समाज के लोग रहते हैं। धीरे धीरे भारत ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है यहां पर। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहां पर अंडमान और ये निकोबार, तो ये बात दो द्वीप हैं, इन्हीं को ध्यान में रखना है। और इस तरीके से यहां पर ये भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ जुड़ना चाह रहा है, तो इसको भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ जोड़ दिया गया। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये बंदरगाह हमारी अर्थव्यवस्था की क्या होते हैं? रीढ़ होते हैं। ये विषय भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम यहां पर देखते हैं जो समुद्र का हमारा तट है, इसके विषय में हम थोड़ा सा बात कर लें। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि हमारे समुद्र का ये कौन सा तट है? ये गुजरात, काठियावाड़, काठियावाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा विश्व प्रसिद्ध है। काठियावाड़ी घोड़ा है ना, दरियाई नहीं, काठियावाड़ी है ना, काठियावाड़ी घोड़ा विश्व प्रसिद्ध है। ये घोड़ा आपका काठियावाड़ी, तो वही काठियावाड़ का तट है, यही वो घोड़े पाए जाते हैं काठियावाड़ के। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं? काठियावाड़ी घोड़ा। इट इज क्लियर। काठियावाड़ का तट ये आपके खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से पूरा लगा हुआ है गुजरात में। और फिर आप नीचे आएंगे तो आपके कोंकण का तट है। वीर शिवाजी इसी कोंकण के तट पर समुद्री गतिविधि को बढ़ाने के लिए, नेवल पावर को मजबूत करने के लिए शुरू किया था कि हम भी, भारत भी नेवल शक्ति में क्या होगा? मजबूत होगा। तो
ऐसे में वीर शिवाजी ने यहां पर ऐसी गतिविधियां शुरू की धीरे धीरे कि भारत भी नेवल शक्ति बने, नेवल पावर को रिगेन करे, प्राप्त करे, जिससे हम ब्रिटिश को क्या कर सके, चुनौती दे सके या बाहरी शक्तियों को भी चुनौती दे सके। तो इस कारण से यही कोंकण का तट है, यही कोंकण का तट आपके महाराष्ट्र और गुजरात तक, यहां गोवा तक फैला हुआ है। गोवा थोड़ा सा गोवा का भी भाग है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। फिर यहां पर आप आएंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका कन्नड़ का तट है। कन्नड़ भाषा कहां की है, कर्नाटक की। ऐसे करके याद कर लें, कर्नाटक की भाषा कैसी है, कन्नड़ है, तो कन्नड़ का तट। इट इज क्लियर, ये बातें ध्यान में रखना है। और फिर यहां पर आप देखें आपका केरल, केरल में महिलाएं सब माला बांधती हैं कि नहीं, अपने जूड़े में माला बांधती हैं। वहां कोई भी शुभ कार्य होता है तो महिलाएं अपने जूड़े में पुष्प गुच्छ बांधती हैं। पुष्प गुच्छ क्या है, एक माला है। तो ये क्या हो गया, केरल की महिलाएं। ऐसा दक्षिण भारत में लगभग हर राज्य में होता है, लेकिन केरल में ज्यादा ही कुछ होता है। तो इस तरीके से अपने उसमें पुष्पगुच्छ लगाती है, पुष्प की माला। तो इस कारण से ये क्या हो गया, मालाबार तट हो गया आपका केरल का तट। ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। और फिर यहां पर आएंगे तो आपके यहां पर कौन सा तट आ जाता है, कोरोमंडल तट। लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है, इसी कोरोमंडल तट पर होती है। आपके तमिलनाडु थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भाग इसमें शामिल है। तो इस तरीके से आपका ये कोरोमंडल तट हो गया। और फिर यहां पर आप देखिए उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश का तट, और फिर यहां पर उत्कल तट हो गया, उत्कल तट का विस्तार। उत्कल प्रदेश, उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता था, उत्कल प्रांत। इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता था, उत्कल प्रदेश, उत्कल प्रांत। भुवनेश्वर का मंदिर वहां पर है, आप देखेंगे, है ना, सूर्य का मंदिर पढ़ते रहते हैं आप लोग, कोणार्क का सूर्य का मंदिर, ये कहां पर है, भुवनेश्वर में। और यही आपका उत्कल का तट है। इसे उत्कल प्रांत कहते थे इतिहास में, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। फिर इसका नाम सुधरते सुधरते थोड़ा सा और बदल हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़िया हो गया। फिर उड़िया के बाद उड़ीसा हो गया, फिर अब क्या हो गया, ओडिशा का तट। यहां के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी। बेहद शांत चित्त व्यक्तित्व के धनी, बहुत शांत रहते हैं, अपने कार्य व्यवहार और व्यापार में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। अपने कार्यों से जनता को प्रभावित करते हैं, बोल कर नहीं, योजनाएं बनाते रहते हैं अच्छी अच्छी, और समाज को क्या करते हैं, लाभान्वित करते हैं। जो भी संसाधन है उसका कुशलतम उपयोग करने की दिशा में निरंतर लगे रहते हैं। और एक पायलट के क्या है, ये बेटे हैं, इन्होंने शादी ना करने का संकल्प लिया और समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया। और इनके बेटे का नाम, इनके पिताजी का नाम था बीजू पटनायक, श्री बीजू पटनायक जी के लड़के हैं। और इस तरीके से वहां पर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, शादी विवाह नहीं किए, कोई परिवार वगैरह नहीं, फैमिली वगैरह नहीं। सब लोग इनको कहते थे बोलते कम है, कैसे राजनीति कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने जब एक बार सत्ता पाई तो इतना अच्छा काम कर दिया। गरीब, थोड़ा गरीबी ज्यादा है वहां पर, कालाहांडी वगैरह में जाएंगे तो आप, इतना अच्छा काम कर दिया जनता के लिए, गरीब जनता सब प्रसन्न हो गई। कहीं हमारे मुख्यमंत्री चाहे मौन धारी ही हो, लेकिन हम इन्हीं को चुनेंगे, ये योजना बहुत अच्छा बनाते हैं दिमाग में अपने, अब इनको हमेशा चुनते रहेंगे। तो लगातार यहां पर कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू जी, आप जो आपकी राष्ट्रपति महोदया है, इनका नाम किसने प्रस्तावित किया था, सबसे पहले आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी समाज की एक दृढ़ महिला, मजबूत महिला है, उनको आप प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति अगर बनाएंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, आप नाम बताइए। तो फिर द्रौपदी मुर्मू जी का नाम इन्होंने प्रस्तावित किया, और फिर सारे देश के विधायक सब मिल करके और सांसद वगैरह सब मिल करके किसको वोट दे दिए, द्रौपदी मुर्मू जी को, और वो राष्ट्रपति बन गई। और आज भारत की सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रपति आवास में रहती है, दुनिया में प्रतिष्ठा का विहंगम, विस्तृत और एक अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित उस राजमहल में रहती है, और जनता के कल्याण के लिए निरत है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें कि आपका यहां पर जो आपका एक बात ध्यान में आती है कि आप देखते हैं कि भारत में समुद्र है, ये तट है, यहां तक ये विस्तृत है। तो ऐसे में कैसे अधिकार तय होते होंगे, कौन कहां जाएगा, पाकिस्तान घुसेगा कि अमेरिका घुसेगा, कैसे इसका निर्धारण होता होगा, समुद्री सीमाओं का सीमांकन कैसे होता होगा, कैसे राष्ट्रों की संप्रभुताएं, सॉवरेन पावर को तय किया जाता होगा कि किसमें किसका अधिकार होगा, किसमें किसका अधिकार नहीं होगा।
तो इसका अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, एक रूल बनाया गया है, नियम बनाया गया है। उसी नियम के तहत सारे समुद्री गतिविधियों को क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, अधिकार राष्ट्रों को प्रदान किए जाते हैं। और उस व्यवस्था के तहत, नियम के तहत सभी राष्ट्र अपना रह रहे हैं और आराम से चल रहे हैं। अगर व्यवस्था ना हो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में तो क्या चल पाएगा राष्ट्र? सब लोग आपस में लड़ जाएंगे। यहां नाव लेकर के आ रहे हो, उधर ले जाओ, पीछे भगाओ, 2-4 मिलिट्री वाले पहुंच गए, गोली वगैरह चलाने लगे, इस तरह की गतिविधि हो जाएगी तो इससे दिक्कत आ जाएगी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में। इसीलिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक रूल ऑफ लॉ स्थापित किया गया। कानून का शासन समुद्रों की सीमांकन में स्थापित किया गया, एक रूल ऑफ लॉ स्थापित हो। यहां कानून के तहत इसको क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। तो यहां पर आप देखें, भारत का जो क्षेत्राधिकार होता है इसे क्या मानते हैं, बेस लाइन मानते हैं। बेस लाइन, आधार लाइन मानते हैं। ये जो तट है बिल्कुल आधार लाइन से ऐसे एकदम सटी हुई रेखा खींची जाती है आधार लाइन से, वहां से 12 नाटिकल तक कोई भी राष्ट्र की जहाज वगैरह बिना परमिशन के नहीं आ सकते हैं। अगर आ गए तो उन राष्ट्रों को यह अधिकार होता है कि उन्हें वो क्या कर सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं, उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं सुरक्षा की हवाला देकर के। तो ये बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। 12 नाटिकल बहुत संवेदनशील एरिया होता है। उसके बाद आप आएंगे इस आधार तल के बाद, यहां 12 नाटिकल से फिर 12 नाटिकल आपका जो होता है, यहां पर कहीं ना कहीं आपको क्या राइट होता है, यहां पर बिना परमिशन के, बिना परमिट के कोई भी जहाज वगैरह नहीं आ सकते। अगर आ भी गए हैं तो उन पर आप क्या कर सके, पेनाल्टी लगा देंगे। ऐसा नहीं कि उनको क्या कर दे, उड़ा दे, ऐसा नहीं। उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, उन्हें गिरफ्तार नहीं, इसको वो करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर गिरफ्तार करने के बाद क्या लगाएंगे आप, पेनाल्टी लगा देंगे कि आपने नियम को क्या किया है, ब्रेक किया है, आपने हमारी सीमा को क्या किया है, समुद्री सीमा का अतिक्रमण किया है, आप घुस गए बिना परमिशन के, बिना पूर्व सूचना के। ये बातें ध्यान में रखना है। और फिर आप देखते हैं यहां से लेकर के 200 नाटिकल का जो आपका क्षेत्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको। और इस पर उस राष्ट्र का अधिकार होता है जिस राष्ट्र से ये 200 नाटिकल क्या होता है, जुड़ा होता है। लेकिन इसमें इसके सारे के सारे संसाधन, जो भी आर्थिक गतिविधि होगी, सारी की सारी आर्थिक गतिविधियों पर किसका नियंत्रण होगा, उस राष्ट्र का नियंत्रण होगा जिसके साथ ये जुड़ रहे होंगे। तो ये बातें भी हमें, सारी गतिविधि, यहां पर कोई तेलकूप मिल गया तो किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा। 200 नाटिकल में कोई भी चीज यहां पर मिल गई तो किसका अधिकार होगा, भारत का राइट बनता है। किसी प्रकार के मिनरल्स, खनिज संसाधन अगर यहां पर प्राप्त हो गए तो किसका अधिकार होगा, भारत का। अब पाकिस्तान आएगा कि हमारा अधिकार है तो क्या हो पाएगा, नहीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून का वहां क्या हो जाएगा, वायलेशन। पाकिस्तान भी वहां पर कुछ नहीं कर सकता, कोई राष्ट्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत का अधिकार है। लेकिन यहां पर जहाज वगैरह आने जाने की राइट होते हैं, आ जा सकते हैं वो लोग। लेकिन यहां कोई आर्थिक गतिविधि नहीं, जहाज ले जा रहा है बीच में कोई राष्ट्र, तो वहीं रुक करके कृत्रिम द्वीप बनाने लगे तो क्या ऐसा परमिशन है, नहीं, क्योंकि ये भारत का इकोनॉमिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का ये। यहां पर कोई ऐसी आर्थिक गतिविधियां नहीं संपन्न की जा सकती। उसके बाद जो 200 नाटिकल के बाद बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उच्च भूमि कहते हैं। वहां किसी भी की जहाज आए जाए कुछ भी करे, उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर जुड़े हुए ये सारे एरियाज होते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, जैसे आप यहां पर 3 कोडेड देख रहे हैं, ये वाला वही ये सब यहां पर भी होता है। द्वीप भी अगर आपका वहां पर, इसलिए भारत का बहुत हिंद महासागर पर एक अधिकार हो जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और फिर लक्षद्वीप समूह है। फिर आप ऐसे ऐसे नाटिकल करते रहिए, गोला गोला सब भारत के अंडर में आ गया कि नहीं। तो ये भारत को काफी लाभ देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कौन से, लक्षद्वीप समूह। दोनों द्वीप समूह की अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा तो हमें बहुत सारे भूखंड मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, तो बहुत सारे भूखंड मिल जाएंगे। और आज की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है, समुद्री इकोनॉमी की तरफ देख रही है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, देख तो जरूर रहे हैं, हमारा आपका जीवन भी सरल हो जाएगा, आर्थिक वेल्थनेस भी आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप समुद्री पारितंत्र के साथ क्या करेंगे, बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुके होंगे।
उसकी कीमत हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। इससे आप वंचित नहीं रह सकते हैं, इससे आप नहीं बच सकते हैं। ये बात भी संज्ञान में रखना चाहिए सरकारों को, विभिन्न सरकारों को, भारत सरकार को ही नहीं, सभी सरकारों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आज एक नवीन कॉन्सेप्ट चला है सी फूड। सी फूड खाने की बड़ी शौक चली है लोगों की। सी फूड खा रहे हैं बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति। हम आप नहीं खाएंगे, है ना? तो हम आप जो है सी फूड नहीं, हम आप यही नॉर्मल फूड खाइए, स्थलीय फूड। सी फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो काफी महंगे होते हैं और इनसे प्रोटीन वगैरह डायरेक्ट मिल जाता है शरीर को, इसलिए सी फूड खाते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं समुद्री पारितंत्र के साथ मानव ने छेड़छाड़ क्या कर दी है, शुरू कर दी है। मॉडर्निटी, अधिक मॉडर्न बनने, अधिक सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से। और गांधी जी ने कहा था कि हमें अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना चाहिए। अपने संसाधनों का जो उपयोग है हमारी पिपासा को शांत नहीं कर सकता, हमारी आवश्यकता को तो पूरा कर सकता है, लेकिन आप अगर चाहें कि हमारी पिपासा को शांत कर दे तो ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। ऐसा गांधी जी ने कहा था। उन्होंने बहुत दूरदृष्टि को ध्यान में रख करके कहा था। उन्होंने देखा कि विश्व में संसाधनों की झोड़ मची हुई है, ये तो हमारा पूरा इकोसिस्टम ही नष्ट हो जाएगा। हम जिसके साथ सहयोगी जीवन जी रहे हैं, जो लोग हमारे जीवन में सहयोग कर रहे हैं, जब वही नहीं रह जाएंगे तो फिर हम कैसे रह जाएंगे? तो ऐसा सोच करके गांधी जी ने ऐसा दिया था। तो इस दिशा में भारत को भी सोचना चाहिए, अन्य राष्ट्रों को भी सोचना चाहिए। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है पृथ्वी को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, क्योंकि सभी मानव समाज इसी पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? तो कहीं ना कहीं यहां पर आपकी कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। तो बातें समझ में आ गई? तो अब इसके विषय में हम लोग लिख लें थोड़ा, है ना? समय हो गया है ना, तो आप रहने देते हैं फिर